हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस लेक्चर। जहाँ पर सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो देखा था, एंड देन इस लेक्चर में हम आगे का जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था? इसमें सबसे पहला जो है ग्लाइकोलिसिस, उसे आपने स्टडी की थी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। ग्लाइकोलिसिस के बाद में अब यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन होती है, मतलब लास्ट लेक्चर में आपने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी डायरेक्टली नहीं मिलती, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, आप उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब आप उसको खाते हैं फूड को, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है। तो वो एनर्जी बनती कैसे ओवरऑल, इस लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो आपने पहला स्टेप जो था वो देखा था, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो दो टाइप की होती है। तो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में पहला जो ग्लाइकोलिसिस था वो आपने देख लिया था। देन यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, वो देखने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस में आपने ये देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के एसिटिल को एंजाइम ए जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर एसिटिल को ए क्या होता है, जब सेकेंड रिएक्शन हमारी जो है वो क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है, इसको क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। इसको जो जिसने इन्वेंट किया था उनका नाम है डॉक्टर हंस क्रेब। उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है और क्रेब साइकिल दोनों ही कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, मतलब कि जिसमें क्या हुआ था कि हमने ये सेलेक्ट किया था, मतलब जो हमने प्रोड्यूस किया था यहाँ पर एसिटिल को ए एंजाइम, जो कि किस में प्रोड्यूस हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में। जहाँ पर एसिटिल को ए एंजाइम जो रहता है इस रिएक्शन में वो यूज होता है। ठीक है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो एसिटिल को ए एंजाइम रहते हैं वो कहाँ पर इंटर होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, सेल के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनेल जो है वो होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से के अंदर ही क्या होती है, आपकी ये जो रिएक्शन होती है ये होती है, जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हर चीज़ सेल से बनी होती है, एंड सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा पावर हाउस ऑफ भी सेल कहा जाता है, क्योंकि एटीपी जो है इसी में फॉर्म होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पर हमारा जो एसिटिल को ए बना था ग्लाइकोलिसिस में, वो एसिटिल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है, एंड देन इंटर होने के बाद क्या, ये दूसरी स्टेप होती है, जिसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर से एसिटिल को ए जो रहता है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड देन ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड NaDH2 एंड FADH2, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ये प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो आगे की रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जो कि थर्ड वाली रिएक्शन होती है। जहाँ पर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है, जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो प्रेजेंट है, फैटी एसिड जो है वो आता है, देन यहाँ पर एसिटिल को एंजाइम ए जो रहता है वो फॉर्म होता है। फिर एसिटिल को ए यहाँ पर TCA साइकिल ये जो प्रेजेंट है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। देन TCA साइकिल से क्या होता है, यहाँ पर FADH2 NaDH2 ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर, ये रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। देन यहाँ पर थर्ड रिएक्शन जो है वो वाली आ जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन है, या फिर ETS भी इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हो गई। फिर यहाँ पर थर्ड वाली जो है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो NaDH2 एंड FADH2 ऊपर एसिटिल को ए एंजाइम की जो रिएक्शन थी, जो कि क्रेब साइकिल थी, उसमें जो फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पर FADH2 और NaDH2 जो उस रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रिएक्शन होती है इसके अंदर पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है। और यूज़ होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो ATP के बन जाते हैं, मतलब आपकी यहाँ पर जो एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये यहाँ पर बन जाती है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो बन जाती है, एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है अगेन फिर से बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो मेन है ATP फॉर्म करना, ATP जो है वो फॉर्म होता है, एंड ATP के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है, मतलब वाटर का जो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी फॉर्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ें ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जो रिएक्शन है इसके अंदर होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के
अंदर ही हो सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि ओवरऑल क्या हुआ कि जो ग्लूकोज था हमारा, क्या था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया था, वो क्या हुआ यहाँ पर पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हुआ, एनर्जी जो है वो बन गई। देन यहाँ पर मेन जो हमारा एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, जिसको आप कहते हैं एटीपी, एटीपी जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, वो एटीपी होता क्या है, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर नीचे बुक में यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, जो एटीपी फॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक एडिनाइन जो है वो प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर जो है ग्लूकोज का वो प्रेजेंट होता है, एंड देन यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 के 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसीलिए ट्राई बोलते हैं। अब जब इसमें से एक निकल जाता है तो ये डाइफॉस्फेट हो जाता है, इसीलिए इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी जिसकी रहती है, मतलब कि थर्ड बॉन्ड जो रहता है, सेकंड और थर्ड फॉस्फेट का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब थर्ड वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉस्फेट ब्रेक होता है बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, मोर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उस टाइम क्या होती है, सेल को पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मिल जाती है, और इससे क्या होता है, आपको जो बॉडी होती है उसे पूरी की पूरी एनर्जी वो प्रोवाइड हो जाती है, ये चीज़ होती है। देन क्या होता है कि जब एनर्जी मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, आई मीन यहाँ पर क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तब क्या होता है, जब यहाँ पर एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, फुल एनर्जी जो है आपको मिलती है। बाद में क्या होता है, जब 2 ही यहाँ पर फॉस्फेट बचते हैं तो एनर्जी लेवल जो रहता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या रहता है, थोड़ा सा वीक रहता है, इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं रिलीज होती है, ठीक है। जब थर्ड बॉन्ड ब्रेक होता है तब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये चीज़ होता है फॉस्फेट का। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, ग्लूकोज पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होगा, एंड एटीपी जो है वो आपकी वो फॉर्म होगी, और जितना ज़्यादा एटीपी फॉर्म होगी आपकी एनर्जी जो है उतने की उतनी बनी हुई होती है। अब लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड्स जो रहते हैं आपको पता है, फैटी एसिड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी में क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट इनफ प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है कि लिपिड्स जो रहता है बॉडी उनको यूज़ करती है। तो लिपिड्स को यूज़ करके क्या करती है, लिपिड्स को सबसे पहले वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है, फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देती है और उसको यूज़ करती है। एंड देन यहाँ पर क्या है कि जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रोटीन्स को क्या करती है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, मतलब ब्रेक करती है, एंड देन ब्रेक करने के बाद क्या होता है, यूज़ करती है। यहाँ पर थ्रू क्या होता है कि हर चीज़ जो रहती है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है एसिटिल को ए का वो हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। देन यहाँ पे आपने क्या देखा सबसे पहले कि लिपिड्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हुए, फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में। बाद में क्या होता है कि फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड दोनों के दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तभी होता है जब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, तब होता है। तो जब फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स ये दोनों के दोनों एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, एसिटिल को ए जो रहता है आपका, ये वाला एसिटिल को ए क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे आपने अभी ऊपर देखा वो क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये यूज़ हो जाता है, एंड देन यूज़ होने के बाद ईटीएस जो होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन चेन ये होती है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपका एटीपी जो रहता है वो वापस से फिर से बन जाता है, एंड देन एटीपी का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको फिर से क्या होता है, एनर्जी जो है वो ओवरऑल मिल जाती है। सो लेक्चर जो है उसे देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।